हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फ्स एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये एपीआई और केमिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ढेर सारे ऐसे केमिस्ट मुझे मिले जिनको इसमें बहुत डाउट होता है। सबसे पहले तो इसका मीनिंग उनको नहीं समझ में आता है, खासकर जो अभी जस्ट एंट्री किए हुए हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम्स होती है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर इसके केमिस्ट्री पे इसके एप्लीकेशन ये कैसे बनाए जाते हैं, पॉलीमॉर्फ्स ये होते क्या हैं, इन सारी चीज़ों को बेसिक टू एडवांस हम बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन करें। तो चलिए आज हम देखते हैं इस एपिसोड में पॉलीमॉर्फ्स, पॉलीमॉर्फिज्म, इसकी केमिस्ट्री, मैकेनिज्म, बाकी सारी चीज़ों को। अपने इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फ्स, पॉलीमॉर्फ्स क्यों बनता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसमें सॉल्वेंट का कैसे सिलेक्शन करते हैं, कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेस पर पॉलीमॉर्फ्स को कंट्रोल किया जा सकता है और इसको कैसे एनालिसिस किया जाता है। पॉलीमॉर्फ्स क्या होता है? तो पॉलीमॉर्फ्स क्या होता है, कोई भी सॉलिड होता है, सॉलिड में आपका क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस, सारी चीजों की हम बात कर रहे हैं। वैसे स्पेशली पॉलीमॉर्फिज्म जो वर्ड होता है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए यूज होता है। तो पॉलीमॉर्फ्स क्या होता है, किसी भी सॉलिड का, किसका, स्पेशली सॉलिड की बात हो रही, सॉलिड की एबिलिटी होती है जो एक से अधिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, मीन्स 2 और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर वो एग्जिस्ट करता है तो इस एबिलिटी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इन दोनों फॉर्म को पॉलीमॉर्फ कहते हैं। आईसीएच के गाइडलाइंस के अनुसार क्या होता है, आईसीएच ने कहा है कि ऐसे नए सब्सटेंस जो एक से अधिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, उनको हम पॉलीमॉर्फ्स कहते हैं। ये आईसीएच की गाइडलाइंस कहती है। अब आपके मन में एक सवाल होता होगा, आईसीएच की किस गाइडलाइंस के में ऐसा कहा गया? तो आईसीएच के गाइडलाइंस है Q6A, ये आईसीएच की गाइडलाइंस का पहला है, इसमें आप देख सकते हैं। फिर एक और आप सवाल यहाँ कर सकते हैं कि क्या केवल क्रिस्टलाइन के लिए ही यूज होता है? क्या केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए यूज होता है? नहीं। जो एमॉर्फस होता है, जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, पॉलीमॉर्फ होता है, ये इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के अलावा इसमें होता है जिसमें सॉल्वेशन के अलावा हाइड्रेट, सॉल्वेशन प्रोडक्ट और हाइड्रेट के बारे में, सॉल्वेशन और हाइड्रेट, इसके अलावा एमॉर्फस सॉलिड को भी कंसीडर किया जाता है। एमॉर्फस सॉलिड तो क्रिस्टलाइन के अलावा इतने अलग अलग इन 4 टाइप्स के दूसरे ग्रुप्स को या सॉलिड को भी इसमें कंसीडर किया जाता है। क्रिस्टलाइन, सॉल्वेशन प्रोडक्ट है, सॉल्वेशन सॉलिड, हाइड्रेट सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, इन सबको पॉलीमॉर्फ कहा जाता है। ठीक है, हम इसके बाद अब समझते हैं इसके क्लासिफिकेशन। जो सॉल्वेशन, इन दोनों की अगर बात किया जाए तो इन दोनों को पॉलीमॉर्फ में तो कंसीडर किया जाता है, लेकिन इनको कहा जाता है स्यूडो सॉलिड भी, स्यूडो पॉलीमॉर्फ ही कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, इनको स्यूडो पॉलीमॉर्फ ही कहा जाता है, इनको पॉलीमॉर्फ के अंतर्गत इनको कंसीडर किया जाता है। अगर हम पॉलीमॉर्फ्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 2 प्रकार से होते हैं, 2 टाइप्स इनके होते हैं। फर्स्ट होता है कन्फॉर्मेशनल पॉलीमॉर्फ्स और दूसरा होता है पैकिंग, दूसरा क्या होता है, पैकिंग पॉलीमॉर्फ्स। ठीक है, तो इन अगर यहाँ पर हम कंफर्मेशन पहले टाइप्स की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक से अधिक कंफर्मेशन फॉर्म में, ऐसे मॉलिक्यूल जो एक से अधिक कंफर्मेशन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनको क्या कहते हैं, कंफर्मेशन पॉलीमॉर्फ्स कहते हैं। जितने भी एपीआई होते हैं, और ज्यादातर एपीआई का जो स्ट्रक्चर होते हैं, एपीआई ड्रग होते हैं, वो फ्लेक्सिबल फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। तो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर की वजह से वो एक से अधिक कंफर्मेशनल
पॉलीमॉर्फ में एग्जिस्ट करते हैं। जो पैकिंग की बात होती है, अगर हम पैकिंग की बात करें तो इसमें इनका कन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स का तो सेम होता है, लेकिन इनका सॉलिड का क्रिस्टलाइन में जो पैकिंग होती है, 3D पैकिंग होती है, वो अलग अलग होते हैं। 3D पैकिंग में डिफरेंस की वजह से 3D पैकिंग में डिफरेंस की वजह से क्या होता है, जैसे आप जानते हैं FCC, BCC, ये सब पैकिंग के एक टाइप्स होते हैं। तो इन पैकिंग के अलग अलग मेथड की वजह से इसमें जो डिफरेंस होता है, एक मॉलिक्यूल जो अलग अलग फॉर्म शो करता है, उसको पैकिंग पॉलीमॉर्फ्स कहते हैं। कभी कभी ऐसे केसेस भी होते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म डिसअपीयर हो जाता है। कभी कभी ऐसे केसेस भी होते हैं कि ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसमें पहले से बना हुआ पॉलीमॉर्फ फॉर्म खत्म हो जाता है, और जो पॉलीमॉर्फ होता है, पॉलीमॉर्फ फॉर्म जो होता है, आगे वो हो जाता है मोस्ट स्टेबल स्टेट में हो जाता है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म में हो जाता है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म खत्म हो जाता है, इसको कहते हैं डिसअपीयरिंग पॉलीमॉर्फ, डीपी कहते हैं, डिसअपीयरिंग पॉलीमॉर्फिज्म, इस प्रोसेस को कहा जाता है। तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिक क्लासिफिकेशन हो गया। आपके जहन में एक सवाल तो जरूर होता होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्यों बनता है, व्हाई डू पॉलीमॉर्फ फॉर्म। तो ऐसा आपके मन में सवाल होता होगा, तो इसके लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। थर्मोडायनेमिक्स 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 आपको क्या बताता है? सबसे पहले कोई भी रिएक्शन होती है वो फिजिबल तभी होती है, फिजिबल वही होती है जिसमें उसकी एंट्रोपी बढ़ती है। एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, उसकी फ्री एनर्जी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, दो चीजें होती है। तो वैसे पॉलीमर्स में क्या होता है कि उससे आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी सिस्टम होता है वो मूव करता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रिया के लिए, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रिया की तरफ वो मूवमेंट करता है। इसको सिंपल वर्ड में बोले तो क्या होता है कि कोई भी सिस्टम मूव करता है, यानी किधर जाना चाहता है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म में बदलना चाहता है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म में बदलना चाहता है। और जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनता है, इसी को सॉल्वेंट वेरी करा के, कंडीशन वेरीफाई करा के अलग अलग फॉर्म में हम चेंज कराते हैं, क्योंकि जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉर्म की स्टेबिलिटी कम या ज्यादा होती है। मान लो फॉर्म ए और बी, दो फॉर्म में कोई भी सॉलिड एपीआई आपका एग्जिस्ट करता है, तो किसी पहले कंडीशन में जिसमें टेम्परेचर कम, प्रेशर ज्यादा होने पर ए फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करता है, दूसरा टेम्परेचर प्रेशर को वैरी करने पर फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉर्म एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमारा पॉलीमॉर्फ बनता है। ये हो गया इसका बेसिक केमिस्ट्री। पॉलीमॉर्फ को कैसे बनाते हैं? पॉलीमॉर्फ को कई तरीके से बनाते हैं। जो सबसे कॉमन यूज होता है फार्मा इंडस्ट्री में, वो होता है कि जो हमारा क्रिस्टलाइजिंग सब्सटेंस होता है, एपीआई होता है, जो क्रिस्टलाइजिंग एपीआई होता है, सब्सटेंस होता है, उसको या तो सिंगल सॉल्वेंट या तो एक से अधिक सॉल्वेंट का, मिक्स सॉल्वेंट का फिक्स डेफिनेट रेशियो में इसको लेते हैं। फिक्स सॉल्वेंट, मिक्स सॉल्वेंट्स में हम क्या करते हैं, कूलिंग के द्वारा, स्लोली कूलिंग के द्वारा हम इसको बनाते हैं। आप जानते हो यहाँ पर भी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे जैसे क्रिस्टलाइजेशन का रेट जितना स्लो होगा, क्रिस्टलाइजेशन का रेट जितना स्लो होगा, उतना कम उसमें डिफेक्ट होगा। डिफेक्ट क्या होगा, उतना स्लो होगा। क्रिस्टलाइजेशन का रेट जितना ज्यादा होगा, जितना टाइम लेगा, उतना कम डिफेक्ट होगा। मीन्स कि अगर आपको जो कूलिंग आपको करनी है, बहुत ही स्लो कूलिंग करनी है, स्लो कूलिंग करने पर आपको एक पॉलीमॉर्फ बनेगा। ये अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग फॉर्म में आपको बनता हुआ दिखाई देगा। दूसरा अगर प्रोसेस की बात करें तो दूसरे मेथड में होता है, जो अगर आपका सॉल्वेंट में है, सॉल्यूशन फॉर्म में है, जिसको इवेपोरेशन कर सकते हैं, इवेपोरेशन आप करके कर सकते हैं। तीसरा होता है कि इसको एंटी सॉल्वेंट क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा भी बनाया जाता है। लेकिन मोस्टली अगर आप किसी भी केमिकल इंडस्ट्री या वैसे आप जुड़े हुए हैं, तो पहला जो प्रोसेस है कि स्लो कूलिंग, किसी सिंगल सॉल्वेंट या मिक्स सॉल्वेंट्स में इसको स्लो कूलिंग के द्वारा इसको बनाया जाता है।
अगर स्लो कूलिंग के द्वारा इसको बनाया जाता है और सॉल्वेंट को लेकर बनाया जाता है, तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हमें सॉल्वेंट सिलेक्शन आना चाहिए। तो सॉल्वेंट सिलेक्शन डिपेंड करता है एपीआई के स्ट्रक्चर पर, कंपाउंड या जो आपका कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर पर। पहला तो ये हमें देखना है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर सॉल्वेंट है या एक्सेप्टर सॉल्वेंट है, और ये डिपेंड करेगा आपको कैसा सॉल्वेंट लेना है। एक तो सॉल्वेंट देखना, साथ साथ आपके एपीआई के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। दूसरा आपको ये देखना है कि सॉल्वेंट का सिलेक्शन देखना है पोलरिटी और डाईपोलरिटी के बेस पर, डाईपोलरिटी के बेस पर देखना है। तीसरी फैक्टर्स होती है जो होता है वो डाइपोल मोमेंट होता है, सॉल्वेंट का डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट के बेस पर आपको क्रिस्टलाइन करना है, क्रिस्टलाइज करना है। चौथे फैक्टर की बात करें तो उसके इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका कितना होता है, एप्सिलॉन से इसको दिखाया जाता है। डाइपोल मोमेंट तो देखा जाता है, डाइपोल मोमेंट ये मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो इसके इलेक्ट्रिक बिहेवियर को शो करता है। दोनों एक दूसरे के आप कह सकते हैं कंपोनेंट्री फॉर्म होते हैं, सप्लीमेंट्री फॉर्म होते हैं। तो सॉल्वेंट सिलेक्शन के लिए सॉल्वेंट के इन प्रॉपर्टी को ध्यान में रखा जाता है, एपीआई की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखा जाता है। उसके अपोजिट ऐसा देखा जाता है कि उसको शुरुआत में डिजोल्व करके स्लो कूलिंग किसमें आसानी से करने पर हमारा क्रिस्टलाइजेशन का फॉर्मेशन होता है। हम यहाँ पर फिजिकल पैरामीटर्स या फिजिकल फैक्टर्स को देखेंगे, कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेस पर पॉलीमॉर्फ्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो पहला होता है कूलिंग रेट। अलग अलग फॉर्म पॉलीमॉर्फ के लिए आपका कूलिंग रेट भी काफी बहुत बड़ा फैक्टर, मेजर रोल प्ले करता है। दूसरा होता है क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर उसको आप क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको भी वेरी करा के अलग अलग फॉर्म, जैसे कि कुछ एपीआई के लिए फॉर्म ए बी सी ऐसे यूज होता है, किसी के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस प्रकार से फॉर्म का यूज किया जाता है, टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा तो डिग्री ऑफ सुपर सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सुपर सेचुरेशन पर डिपेंड करता है। इस सॉल्यूशन चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा, इसमें क्या होता है डिग्री ऑफ सुपर सेचुरेशन सॉल्वेंट आपका बनता है, फिर उसको स्लोली जैसे क्रिस्टलाइज करते हो सुपर सेचुरेशन के फॉर्म में कन्वर्ट होता जाता है। फोर्थ फैक्टर होता है पीएच ऑफ मीडिया। अलग अलग अगर पोलर सॉल्ट है, अगर पोलर कंपाउंड है, सॉल्ट है, तो मीडिया के पीएच पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा एक और टर्म आपको शेड का यूज किया जाता है, इसको शेडिंग प्रोसेस कहते हैं। अगर पॉलीमॉर्फिज्म आप पॉलीमॉर्फ बना रहे नहीं हो रहा है तो पहले से बने हुए किसी उस पॉलीमॉर्फ को हम जो पॉलीमॉर्फ बनाना जा रहे हैं उसमें पहले से इसमें पर्ज कर देते हैं, उसके बाद फिर हम डिजायर्ड कंपाउंड को यहाँ पे इसमें डालते हैं, पॉलीमॉर्फ धीरे धीरे कूलिंग करने पर बनता है। तो शेडिंग इफेक्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आज इस टॉपिक के इस एपिसोड के हम अंतिम टर्म पर, अंतिम हेडिंग पर, अंतिम साइड को देखते हैं कि कैसे इसको एनालाइज करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं। इसको PXRD यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है पाउडर एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर या डिफ्रैक्शन के बेस पर भी इसको किया जाता है, डिफ्रैक्शन के बेस पर इसको निकाल जाता है। जो PXRD होता है ये XRD का ही फॉर्म होता है जिसमें पाउडर सॉलिड के लिए यूज किया जाता है, और ये जो होता है क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव मेथड होता है। इसके लिए जो यूज किया जाता है रेडिएशन वो कॉपर और के सेल के अल्फा रेडिएशन का यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। इसमें आपको ग्राफ मिलता है, उस ग्राफ पर इस प्रकार से ऐसे बना होता है ग्राफ पर, उस ग्राफ के बेस पर आप आसानी से आइडिया लगा सकते हैं आपका कौन सा फॉर्म ए बी सी या तो फर्स्ट रोमन लेटर्स में इस प्रकार से आपका पॉलीमॉर्फ बना हुआ है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज पॉलीमॉर्फ और पॉलीमॉर्फिज्म पर एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो रहा। हम आगे किसी दूसरे टॉपिक पर अगला वीडियो लेकर आएंगे।